गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फर्स्ट यूनिट से ही है और टॉपिक का नाम है सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR। यह जो टॉपिक है वह कंबाइंड टॉपिक है, जो कि है पूरा टॉपिक सीरीज़ कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR से है। परंतु आज हम इस लेक्चर में केवल सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR की बात करेंगे और इस लेक्चर को इस सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR को भी मैं दो भागों में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज के भाग में हम इसके स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट एवं किस प्रकार से सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है उसकी बात करेंगे, तथा इसके अगले भाग में हम डायनेमिक इक्वलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, किसी भी पावर कंट्रोल जैसे कि यहाँ पे है इंट्रोडक्शन में, इन मैनी पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस द रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड करंट रेटिंग्स एक्सीड द वोल्टेज एंड करंट दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय सिंगल SCR। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर आप किसी पावर कंट्रोल एप्लीकेशन में एक सिंगल SCR इस्तेमाल करते हैं, परंतु वहाँ पे जो वोल्टेज या करंट रेटिंग उस सिंगल SCR की उस एप्लीकेशन के लिए सफिशेंट नहीं होती है, तो हमें नंबर ऑफ़ SCR यानी कि एक से अधिक SCR का उपयोग करना पड़ता है। उसके द्वारा जो रिक्वायर्ड रेटिंग है हम उसको क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं या पा लेते हैं। तो अंडर सच सिचुएशन द SCR रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल टू मीट द रिक्वायरमेंट। जैसे कि यहाँ सेकंड लाइन में दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप, जैसे कि आप जानते हैं, अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग का हमारे पास कोई कंट्रोल एप्लीकेशन है। एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, जैसे मेरे पास 3000 वोल्ट का कोई एप्लीकेशन है, पावर कंट्रोल एप्लीकेशन, और मेरे पास जो SCR है वो केवल 500 वोल्ट का है, केवल सिंगल, और मेरे पास ऐसे 6 SCR हैं टोटल। तो मैं क्या करूँगा, इस 3000 वोल्ट को 3000 वोल्टेज रेटिंग पाने के लिए इन 500 वोल्ट के SCR को किस में कनेक्ट कर दूंगा, सीरीज़ में। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इन केस अगर मेरे पास 3000 एम्पेयर की कोई पावर कंट्रोल एप्लीकेशन है और मुझे जो मेरे पास है वह मात्र 50 मान लीजिए मेरे पास 500 एम्पेयर का एक कंट्रोल एप्लीकेशन है, पावर कंट्रोल एप्लीकेशन, जिसकी रेटिंग 500 एम्पेयर है, जिसकी अधिकतम रेटिंग क्या है, 500 एम्पेयर, और जो मेरे पास SCR है वह मात्र 100 एम्पेयर रेटिंग का है। तो मुझे इस रेटिंग को पाने के लिए SCR को किस रूप में कनेक्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि करंट पैरेलल शाखाओं में जुड़कर हमें एक कंबाइंड करंट प्राप्त होता है। मान लीजिए अगर मैं 5 SCR को पैरेलल में लगा दूंगा, जो मुझे टोटल करंट रेटिंग कितनी मिल जाएगी, 500 एम्पेयर। तो इस प्रकार से SCR को भी सीरीज़ और पैरेलल में कनेक्ट करके रिक्वायर्ड वोल्टेज एवं रिक्वायर्ड करंट रेटिंग की जो पावर कंट्रोल एप्लीकेशन है उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, sometimes even if the required rating is available, multiple connections are employed for reason of economy and easy availability of SCR of lower ratings। देखिए, मान लीजिए अपने पास 3000 वोल्ट और 1000 एम्पेयर रेटिंग का मेरे पास रिक्वायर्ड मतलब SCR अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, परंतु मेरे पास जो 500 एवं 100 एम्पेयर 500 वोल्ट एवं 100 एम्पेयर रेटिंग का एक SCR है जो उस अवेलेबल SCR से काफ़ी सस्ता है। तो और अगर मैं 6 SCR ऐसे ले भी आता हूँ तो क्या होगा, वो सिंगल SCR, अगर उस सिंगल SCR की जो कीमत है और इन 6 SCR की कीमत है, फिर भी वो इससे क्या निकलेगी, कम निकलेगी। यानी कि मैं इकोनॉमिकल क्या रहेगा कि मैं सिंगल SCR इस्तेमाल कर लूँ। और इसमें होता है कि अगर मान लीजिए इसमें से मेरा कोई SCR ख़राब भी हो जाता है तो केवल मुझे वही SCR चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये SCR ख़राब हो जाएगा तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो इस वजह से हम SCR को सीरीज़ एवं पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और आइए देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीरीज़ SCR की बात करेंगे हम। उससे पहले मैं कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को लेते हैं, ठीक है, तो
जैसे एस की बात करें तो एस किसी भी डिवाइस को ले लीजिए आप, तो अगर आप दो डिवाइसेस लेते हैं, अगर वो आइडेंटिकल हों फिर भी उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप दो बीजेटी लेते हैं आप, और आपको शॉपकीपर कहता है कि ये आपके पास दो बीजेटी है और ये दोनों आइडेंटिकल है, परंतु आप जब उसे मल्टीमीटर द्वारा चेक करते हैं, उसकी विभिन्न पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तो आपको स्लाइट डिफरेंस मिलता है। तो उसी प्रकार से एस में भी स्लाइट डिफरेंस आ सकता है। और ये डिफरेंस किस किस वजह से आ सकता है? देखिए, ये डिफरेंस टर्न ऑन टाइम की वजह से आ सकता है, टर्न ऑफ टाइम की वजह से आ सकता है। टर्न ऑन टाइम क्या होता है? मैंने इससे पहले रेटिंग वाले जो वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया था, वह समय जो एस ऑन होने में लगाता है। उसी प्रकार से टर्न ऑफ टाइम, एस को ऑफ होने में जो समय लगता है उसे टर्न ऑफ टाइम कहते हैं। लीकेज करंट, जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एस रहता है तो उसके अंतर्गत लीकेज करंट प्रवाहित होता है, और इसी प्रकार से रिवर्स दिशा में भी लीकेज करंट प्रवाहित होता है। और एक रिकवरी वोल्टेज होता है जो उसके अंतर्गत जो मौजूद चार्ज कैरियर है ऑन से ऑफ में वापस अपने अपने क्षेत्र में पहुंचाने के लिए जो वोल्टेज लगाया जाता है उसे रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। तो इन पैरामीटर्स पे एससीआर डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि आपको आइडेंटिकल एससीआर मिलेंगे 500 वोल्ट के, परंतु वो है ये कुछ पैरामीटर्स है जिन पर एससीआर डिफरेंट हो सकते हैं, और ये डायनेमिक पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो एससीआर को जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे आप, अभी हम केवल सीरीज़ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसी प्रकार से पैरेलल में भी आपको बताऊंगा। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या होगा कि आपको इन पैरामीटर्स को देखते हुए इन्हें कनेक्ट करना है। कुछ ऐसे कंपोनेंट लगाने हैं, वो रेजिस्टेंस के फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस के फॉर्म में हो सकते हैं और कैपेसिटेंस के फॉर्म में हो सकते हैं, जो इन एससीआर को सीरीज़ में कनेक्ट करने में, इक्वलाइज सर्किट बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ कनेक्शन ऑफ एससीआर की। अब सीरीज़ कनेक्शन ऑफ एससीआर का मैं क्या होता है, देखिए, व्हेन द रिक्वायर्ड वोल्टेज रेटिंग exceeds the SCR voltage rating, a number of SCR required to be connected in series to share the forward and reverse voltage। अर्थ है कि जब भी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो रिक्वायर्ड वोल्टेज रेटिंग है वह किसी सिंगल SCR की वोल्टेज रेटिंग से अधिक होती है, तो एक से अधिक संख्या के SCRs को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, जिससे वह फॉरवर्ड एवं रिवर्स वोल्टेज रेटिंग को वहन कर सके। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पे एक पूर्ण सर्किट दर्शाया गया है, यानी कि ये पूर्ण सर्किट है। ये यहाँ तक पहुँचा कैसा, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा आगे की स्लाइड्स में। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज़ में दो SCR1 SCR2 कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 और एक R2 दोनों में सेम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड है R1 C1, और यहाँ पे भी सेम सर्किट है। तो इस प्रकार से SCR को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, एक स्लाइड्स में थोड़ा इंटरप्शन आने के लिए। देखिए, ये जो ऊपरी सर्किट है, ये कहलाता है आपका स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट, यानी स्थायी इक्वल सर्किट कहलाता है। जब SCR दो आइडेंटिकल SCR लेते हैं, उनमें जब SCR पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, परंतु उनके जो रिवर्स लीकेज करंट के द्वारा उनमें जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या है, इक्वल नहीं हो पाता है। तो उस वजह से यहाँ पे R2 का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे R2 या केवल आप रेजिस्टेंस कह दीजिए R। यहाँ पे R2 इसलिए लिखा कि नीचे हमने R1 को भी दर्शाया। तो यहाँ पे ऊपरी तौर पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाता है हर एक SCR के पैरेलल में, जो प्रत्येक SCR जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है उनके मध्य वोल्टेज को क्या करेगा, इक्वली यानी कि सामान्य रूप से विभाजित करेगा। तो इसे कहते हैं हम स्टैटिक इक्वलाइजेशन सर्किट। उसी प्रकार से जो ये नीचे की तरफ, यानी कि SCR, ये पूरा कंबाइंड सर्किट है, फिर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। उसी प्रकार से SCR के जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनकी मैंने अभी बात की थी यहाँ पे, टर्न ऑन टाइम, टर्न ऑफ टाइम, और ये जो रिकवरी वोल्टेजेस हैं, ये डायनेमिक है। यानी कि डायनेमिक अर्थात जब SCR ऑन, यानी कि SCR वर्किंग मोड में है, यानी कि डायनेमिक मोड में है, तो उस समय जैसे आप टर्न ऑन करते हैं, अगर एक SCR शुरुआत ऑन होने में कम समय लेता है और एक SCR ऑन होने में ज़्यादा समय लेता है, तो ये डायनेमिक डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस की वजह से हुए उत्पन्न जो इनइक्वलिटी है उनको इक्वल करने के लिए ये डायनेमिक इक्वलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए एक डायोड इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक SCR के पैरेलल में क्या लगाया जाता है, देखिए नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर
ये देखिए, एक अगर मैं सिंगल की बात करूँ तो ये प्रत्येक SCR के पैरेलल में इस प्रकार से डायनेमिक इक्वलाइजेशन हेतु यह सर्किट लगाया जाता है। तो इनको हम कैसे लगाते हैं, किस बेसिस पे लगाते हैं, सबसे पहले इस पूरे लेक्चर में केवल मैं स्टैटिक इक्वलाइजेशन की ही बात करूँगा, और जो डायनेमिक इक्वलाइजेशन है वह इसी लेक्चर के सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए देखते हैं स्टैटिक इक्वलाइजेशन के बारे में। तो सीरीज़ ऑपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सीरीज़ ऑपरेशन होता क्या है, हमने सीरीज़ कनेक्शन देख लिया। अब सीरीज़ ऑपरेशन के लिए स्टैटिक इक्वलाइजेशन करना है तो देखिए, मान लीजिए आपके पास दो SCR हैं, ठीक है, जैसे SCR1 और ये SCR2। आपके पास ये SCR1 है और ये SCR2 है, ठीक है। अब SCR हैविंग सेम रेटिंग, ठीक है, मान लीजिए उनके पास सेम रेटिंग है। मान लिया हमने, आपको शॉपकीपर ने दिया कि आपको दो SCR देता हूँ मैं, और आपकी जो रेटिंग है दोनों की सेम है, फिर भी SCR के IV कैरेक्टरिस्टिक में कुछ डिफरेंस आएगा। इस वजह से क्या होगा, उसमें जो वोल्टेज जो अप्लाई करेंगे आप, जब उसको आप एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो उनके मध्य जो वोल्टेज विभाजित होगा वो क्या होगा, अनइक्वली, यानी कि असामान्य रूप से, यानी कि बराबरी में नहीं विभाजित होगा, जिससे जो आपका प्रॉपर सर्किट वर्किंग है वो अच्छी नहीं होगी। अब इसका कारण क्या है, देखिए, मान लीजिए आपको जैसे कि यहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इसका जो वोल्टेज ब्रेक और वोल्टेज क्या है, ये जो SCR2 है उसका क्या है, थोड़ा अधिक है और इसका कम है। और इस हिसाब से क्या हुआ, जो वोल्टेज है ये V2 और V1 ये अनइक्वली डिवाइड हो गए। जहाँ पर ये वोल्टेज दोनों बराबर होना चाहिए थे, वहाँ पे V1 का मान ज़्यादा हो चुका है और V2 का मान कम हो चुका है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब एफिशिएंसी होती क्या है, देखिए, जब भी आप किसी SCR को, जब भी किसी आप एक से अधिक SCR को स्ट्रिंग में जोड़ते हैं, स्ट्रिंग अर्थात जैसे ये एक SCR है, ठीक है, ये एक और SCR है, तो ये तीन SCR जब सीरीज में जोड़े जाते हैं उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसको, स्ट्रिंग। तो ये जो तीन और या तीन से अधिक जितनी में हो सीरीज में जोड़े हुए SCR को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है, अगर अनइक्वल वोल्टेज जो है आपके प्रत्येक SCR, यानी कि आपके SCR में जब इक्वल वोल्टेज विभाजित नहीं होता है, इस स्ट्रिंग की जो एफिशिएंसी होती है नीटा, वह कम होती है, ठीक है। तो इसके कारण हम क्या है, प्रॉपरली SCR का उपयोग यानी कि उपभोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, जब मैंने कहा कि V1 और V2 में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, और ये कैरेक्टरिस्टिक, अब देखिए लीकेज करंट इसी चीज़ को निर्धारित करता है। लीकेज करंट क्या होता है, देखिए लीकेज करंट क्या दर्शाएगा आपको, लीकेज फॉर सेम लीकेज करंट, मान लीजिए लीकेज करंट से फॉर सेम लीकेज करंट, यानी कि दोनों SCR का लीकेज करंट समान है और अनइक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, यानी कुछ एक इनइक्वलिटी के कारण, इनके कैरेक्टरिस्टिक में जो डिफरेंस होने के कारण SCR1 और SCR2 में वोल्टेज डिफरेंस हुआ, और V2 जो है SCR2 का वोल्टेज है और V1 SCR1 का वोल्टेज है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे SCR2 क्या फुली यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो वोल्टेज है वो कम हुआ है डेवलप, इस वजह से वह पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया है। तो स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखिए स्ट्रिंग की एफिशिएंसी, मान लीजिए यहाँ V1 लेते हैं हम, क्या बोलते हैं, ये दोनों 5-5 किलो वोल्ट के थे, पर स्ट्रिंग जो था वो इस हिसाब से इसको 8 किलो वोल्ट मान लीजिए। ये दोनों क्या होना चाहिए थे, टोटल 10 वोल्ट होना चाहिए था, क्योंकि V1 प्लस V2 का जो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जब आया अनइक्वली डिवाइड होने के कारण, मान लीजिए इसमें क्या बोलते हैं 5 वोल्ट आ गया V1 में और V2 में आ गया आपका 3 वोल्ट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, परंतु टोटल कितना होना चाहिए था, 10 किलो वोल्ट। तो इस वजह से क्या हुआ, आपका टोटल वोल्टेज तो आ गया 8 किलो वोल्ट, यहाँ आया 10 किलो वोल्ट, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हुई, टोटल 80% हुई, तो इस वजह से आपकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एलिमिनेट करने के लिए ना, हटाने के लिए स्टैटिक इक्वलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है, या SCR को सीरीज़ में कनेक्ट करते हुए स्टैटिक इक्वलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। और वो क्या होगा, देखिए यहाँ देखिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या कहलाती है, पहली बात बता देता हूँ। स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो है फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का, पहले तो आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल वोल्टेज है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाती है एक्चुअल वोल्टेज
ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक्चुअल वोल्टेज क्या है आपका स्ट्रिंग का, जो V1 प्लस V2 आ गया, यानी कि 8 किलो वोल्ट उदाहरण के तौर पर, बटे में टोटल वोल्टेज ऑफ स्ट्रिंग। जो टोटल वोल्टेज क्या है आपका, ये V1 को, V1 यहाँ पे दे रखा है, पर क्योंकि V1 का मान ज़्यादा है इस वजह से हमने V2 को नेगलेक्ट करा है, पर टोटल वोल्टेज स्ट्रिंग का क्या होगा, जो उस पूरी स्ट्रिंग को मिला है, ठीक है, या मिलना चाहिए था। जैसे मान लीजिए उस पूरी स्ट्रिंग को 10 किलो वोल्ट मिलना चाहिए था, और इनटू नंबर ऑफ SCR, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ SCR, ये आपका क्या होगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान एक यूनिटी होना चाहिए, पर यूनिटी से प्रैक्टिकली यह कम होता है, और इसको बढ़ाने के लिए हम स्टैटिक इक्वलाइजेशन का उपयोग करते हैं। आइए देखते हैं स्टैटिक इक्वलाइजेशन क्या होता है। देखिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हर एक SCR के पैरेलल में एक रजिस्टर लगाया जाता है, और इस रजिस्टर की वैल्यू इस प्रकार से निर्धारित की जाती है जिससे प्रत्येक SCR एवं जो पैरेलल रजिस्टर है उसके मध्य क्या हो, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे क्या हो, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ईच SCR के मध्य, और स्ट्रिंग की एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। पर आप जानते हैं कि प्रैक्टिकली जो डिफरेंट रेटिंग ऑफ अगर हम रजिस्टर लगा देंगे तो हम इस सीरीज़ को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस का चयन किया जाता है जिसका मान हर एक SCR के जो पैरेलल में लगाया जाएगा उसका मान हर एक SCR के लिए समान हो। तो उसे क्या कहते हैं हम, स्टैटिक रेजिस्टेंस या स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस कहते हैं। वो क्या होगा, ये होगा, देखिए आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है R2, यह कहलाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस, जो सीरीज़ कनेक्शन ऑफ SCR में प्रत्येक SCR के पैरेलल में लगाया जाता है, जिससे प्रत्येक SCR पर जो वोल्टेज है वो इक्वल मात्रा में विभाजित हो। तो यह रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए हम n नंबर ऑफ SCR लेते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे इस डायग्राम से समझिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये n SCRs हैं, यानी कि अब यहाँ पे हमने क्या है, उसको n दिया है, यहाँ पे 4 की जगह हमने यहाँ पे और कनेक्टेड है बाद में, तो हमने उसे डॉट डॉट करके निरंतरता से दर्शाया। मान लीजिए n नंबर ऑफ SCR जो कि 4 कनेक्टेड हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो n नंबर ऑफ हमने SCR लिए स्ट्रिंग के लिए, और इसमें एक VBM है, वोल्टेज ब्लॉक्ड बाय SCR हैविंग मिनिमम लीकेज करंट। अब मान लीजिए डिफरेंस कैसे आया, मान लीजिए मैं एक SCR का जो लीकेज करंट है उसका, जिसका सबसे मिनिमम लीकेज करंट है, उसका वोल्टेज को हमने नाम दे दिया VBM, ठीक है। और बाकी जो SCR है उनका लीकेज करंट क्या होगा वो आगे निकालते हैं हम, ठीक है। और डेल्टा IB क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू SCR। मान लीजिए हमने SCR को दो श्रेणी में बांट दिया, एक SCR है जिसका जो लीकेज करंट है वो सबसे कम है, ठीक है, और उसका वोल्टेज हमने क्या ले लिया, VBM। अब देखिए, जिसका सबसे कम लीकेज करंट है ना, तो उसका जो वोल्टेज ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो सबसे अधिक होगा, यानी कि जिसका वोल्टेज ब्लॉकिंग अधिक है वो लीकेज करंट उसमें सबसे कम प्रभावित होगा। तो VBM क्या है, उस SCR का ब्लॉकिंग वोल्टेज है जिसका सबसे कम लीकेज करंट है। और यहाँ पे डेल्टा IB हमने क्या लिया है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट फ्लोइंग थ्रू SCR। अब हमने इस चित्र के द्वारा SCR को दो गुटों में बांट दिया। पहला एक SCR जिसका सबसे कम क्या है, लीकेज करंट, जो कि हमने IBMN नाम दिया है। MN मतलब मिनिमम, यानी कि SCR1 है जिसका सबसे कम लीकेज करंट है। और इस SCR में क्या करंट प्रवाहित हो रहा है, I। टोटल करंट क्या प्रवाहित हो रहा है, देखिए I, यानी कि सीरीज़ में जो करंट है वो सेम प्रवाहित होता है। तो लीकेज करंट इसमें क्या प्रवाहित होगा, देखिए IB करंट I क्या प्रवाहित होगा, अब बताइए, अगर आपको लगता है तो बता सकते हैं। देखिए क्या प्रवाहित होगा, हमारा जो टोटल करंट क्या है, I, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस वाले जो SCR में है, जो हमारा जो सबसे मिनिमम लीकेज करंट है जो कि IBMN, इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है I, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ रजिस्टर R है, इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हमने मान लिया कि यहाँ पे जो लीकेज करंट है वो सब में समान है विद सेम लीकेज करंट, जिसको हमने IBMX नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि इसमें डिफरेंस है, बाकी इसमें क्या है, IBMX मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो अब देख सकते हैं रेजिस्टेंस
जो इसके साथ जुड़े हुए रेजिस्टेंस है, ये सारे एस सी आर में करंट आई फ्लो आ रहा है, टोटल करंट जो आई फ्लो हो रहा है, तो आई यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, इस परिपथ में यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो आई जो करंट है इस फर्स्ट एस में दो भागों में विभाजित हो रहा है। एक जो करंट है लीकेज करंट, वो हो गया आई बी एम एन, और एक जो रेजिस्टेंस है उसमें आई वन के नाम से। तो आई वन का मान कितना हो जाएगा, आई वन का मान कितना होगा, आई वन का मान हो जाएगा टोटल करंट माइनस उसके द्वारा प्रवाहित लीकेज करंट, जो कि क्या है आई बी एम एन, और यहाँ पे आई बी एम एन क्या है, एस सी आर वन का लीकेज करंट। उसी प्रकार से आप देखिए, जब ये करंट आगे चलेगा आई, तब भी दो भागों में विभाजित हो रहा है, एक यहाँ पर और एक ये। तो एस सी आर लीकेज करंट की हम बात करें तो यहाँ पे भी एस सी आर में क्या, इस वाले एस सी आर में क्या लीकेज करंट आएगा, या इसमें भी क्या आएगा, या इसमें भी क्या आएगा, क्या आएगा इसमें बताइए। इसमें आएगा आपके पास आई वी एम एक्स नाम दिया हमने उसको, आई बी एम एक्स। ठीक है, तो ये आई बी एम एक्स, तो आई टू का मान कितना हो जाएगा, आई टू इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई बी एम एक्स, जो कि हमने यहाँ ले लिया है आई टू माइनस आई बी एम एक्स। और आई क्या है आपके पास, टोटल स्ट्रिंग करंट है। और एक और चीज़ यहाँ पे, तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर क्या होगा बताइए, वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर क्या होना चाहिए। हम रेजिस्टेंस आर को हमने किस वजह से लगाया था, इसी वजह से लगाया था कि प्रत्येक एस सी आर पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, उस रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में लगाया है उसके समान आएगा। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज आएगा, इसमें प्रवाहित करंट एवं जो है क्या बोलते हैं और रेजिस्टेंस का मान, तो वो किसके बराबर आएगा, वी बी एम। और वी बी एम का मान कितना निकलता है, आई वन इंटू आर, जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर वन क्या आ जाएगा, आई वन इंटू आर। ठीक है, और एस सी आर वन का क्या है, लोअर लीकेज करंट है, इस वजह से उसने वोल्टेज वी बी एम ब्लॉक किया है। तो इसी प्रकार से अदर एस सी आर क्या, अदर एस सी आर में जो क्या है अपेक्षाकृत क्या होगा, कम वोल्टेज ब्लॉक होगा, क्योंकि सबसे कम जिसका लीकेज करंट होगा वह सबसे अधिक क्या करेगा, वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। तो जो दूसरे एस सी आर है, बाकी के n माइनस वन एस सी आर, उनमें जो ब्लॉकिंग वोल्टेज है वो इस वी बी एम की अपेक्षाकृत कम होगा। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस लेते हैं आप, ठीक है, एक रेजिस्टेंस में क्या है 5 ओम है एक रेजिस्टेंस का मान, और एक रेजिस्टेंस का मान 1 ओम है। तो आप बताइए किस रेजिस्टेंस में धारा का प्रवाह कम रहेगा, 5 ओम के में तो वो वोल्टेज ज़्यादा रोकेगा, और जो 1 ओम वाला है वो कम रोकेगा। तो इसी को हम एस सी आर वन के द्वारा दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो एस सी आर वन का लीकेज करंट कम होने के कारण वह वोल्टेज को ज़्यादा ब्लॉक करेगा। तो यही यहाँ पे चीज़ दर्शाई गई है। और बाकी के n माइनस वन एस सी आर में जो वोल्टेज आएगा वह कम आएगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा ये चीज़ बात हो गई हमारी। ठीक है, और वोल्टेज स्प्रिंग के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, वी एस, ये अप्लाइड वोल्टेज है स्ट्रिंग का। ठीक है, जो स्ट्रिंग के अक्रॉस हमने यहाँ पे लगाया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वोल्टेज अक्रॉस स्प्रिंग। ठीक है, और ये जो डेल्टा आई बी क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीकेज करंट। डेल्टा आई बी को आप ऐसा समझ सकते हैं, डेल्टा आई बी बराबर क्या आएगा, मैक्सिमम यानी कि आई बी एम एक्स माइनस आई बी एम एम। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ दिख सकता है, देखिए ये हम आगे आपको बताएंगे कि यह है, क्योंकि आपके पास मिनिमम लीकेज करंट कितना है आई बी एम एन, और मैक्सिमम लीकेज करंट कितना है आई बी एम एक्स। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये डेल्टा आई बी होगा। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने 4 एस सी आर लगा रखे हैं। ठीक है, 4 से अधिक अगर इस सीरीज़ को मैं आगे आगे ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक एस सी आर में लीकेज करंट कम है, इस वजह से उसमें वोल्टेज अधिक ब्लॉक हुआ, बाकी के एन एस सी आर में वोल्टेज कम ब्लॉक हुआ। तो आइए रेजिस्टेंस आर जो हमें लगाना है, इसमें आर, इसका मान कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखे आई वन का मान निकाल लिया। आई वन का मान कितना आया, आई माइनस आई बी एम एन, और आई टू का मान कितना आया, आई माइनस आई बी एम एक्स, और यहाँ पे आई जो हमारा टोटल करंट है। और वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर वन कितना है, आई वी बी एम इक्वल टू आई वन इंटू आर। अब देखिए, तो बाकी के जो वोल्टेज, बाकी के जो एस सी आर है उनके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, एन माइनस वन इंटू आई टू आर। ये कैसा आया देखिए,
हमने इनको n माइनस ले लिया, ठीक है, n माइनस है यानी कि एक SCR की बात करता हूँ मैं, केवल इसकी बात कर लें, केवल इसकी बात कर लेते हैं मैं, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज कितना आएगा I2 इंटू आर, और देखिए इनमें सब में वोल्टेज यही आने वाला है। तो कितने SCR हैं ऐसे टोटल, n-1 है, तो बाकी के SCR में जो वोल्टेज कितना आएगा n-1 इंटू I2 ठीक है, ये बाकी के n-1 SCR में वोल्टेज आया आपका। तो इस प्रकार से बाकी के n-1 SCR में कितना वोल्टेज आया, n-1 इंटू I2 इंटू आर। अब देखिए जो स्ट्रिंग वोल्टेज है कितना होना चाहिए, Vs है, ठीक है। इस Vs होने के कारण इसमें जो स्ट्रिंग वोल्टेज का Vs है, तो हम जानते हैं टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए स्ट्रिंग वोल्टेज। अगर लें आप, इसमें केवल लगा के देखें आप इस सर्किट में, इस सर्किट में अगर आप केवल लगा के देखेंगे तो स्ट्रिंग वोल्टेज कितना आएगा, Vs प्लस इससे SCR का वोल्टेज, बाकी इस पूरे n-1 का वोल्टेज, यानी कि दो सेक्शन में बटा हुआ है ये, तो इस सेक्शन का वोल्टेज और इस SCR1 का वोल्टेज, तो कितना आना चाहिए टोटल, वो I1 इंटू आर, जो कि यहाँ पे है I1 इंटू आर, यानी कि Vs बराबर I1 इंटू आर प्लस n-1 इंटू आर इंटू I2। तो ये आपका टोटल स्ट्रिंग वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। ये हम इक्वलाइजेशन के लिए करें तो इसको हम सपोजिशन मान के चल रहे हैं कि इतना स्ट्रिंग वोल्टेज है, और स्ट्रिंग वोल्टेज ऐसे डिवाइडेड हुआ है, तो आर का वैल्यू कैसे निकालें जिससे स्ट्रिंग वोल्टेज डिवाइडेड इक्वली हो जाए, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये जो I1 R है, इसका मान किसके बराबर होता है, VBM के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पे इस तरफ पे लिख दिया है, ठीक है, ये VBM के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी यहाँ पे सॉल्व, देखिए ये इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे I1 R की जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे VBM, और प्लस n-1 प्लस n-1 कोष्टक में R इंटू यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ है I माइनस IBMX, यानी इस I2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, I माइनस IBMX, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली थी I2 बराबर I माइनस IBMX से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और फिर इसको वापस रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आते हैं VBM, और इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो VBM एज इट इज़ n-1, और ये जो एक्सप्रेशन है I माइनस IBMX, इसको हमने एक्सपेंड करा, तो यहाँ पे हमारे क्या पाया है I1 माइनस कोष्टक में IBMX माइनस IBMN। ये कैसा है, देखिए हमने क्या करा, इस I की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ देखिएगा, इस I की जगह हमने यहाँ पे देखिए, इस I की जगह हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्लेस करा है। कैसे करा है, इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, I1 प्लस mn, यानी कि ये I का मान किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो I को हमने किससे रिप्लेस किया, I1 प्लस IBMN। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे I को हमने IB प्लस IBMN से रिप्लेस करें, और जब हम उसको सिंप्लीफाई कराएं, यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन, इस कोष्टक को खोलेंगे, तो ये जो माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस IBMN कर देगा, तो I1 प्लस IBMN, जो कि I1 का ही आपको मान देगा। तो ये एक्सप्रेशन आपकी ऐसे सिंप्लीफाई हुई है। फिर इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा और सोल्व करेंगे इस फ्रैक्शन में, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, VBM एज इट इज़ आ जाएगा, और n-1 इंटू आर, और यहाँ पे जिस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे तो n-1 कोष्टक में और r इंटू I1 आ चुका है, फिर माइनस इसी प्रकार से n-1 r कहाँ पे इंटू होगा, दोनों पे इंटू होगा। और मैंने आपको बताया था पहले शुरुआत में कि डेल्टा IB क्या होता है, मैक्सिमम लीकेज करंट माइनस मिनिमम लीकेज करंट, उसको हम क्या कहेंगे, यह है डेल्टा IB। तो ये जो डेल्टा IB से हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, और हम जब इस एक्सप्रेशन, पूरे एक्सप्रेशन को हम n-1 इंटू आर को जब हम इस अंदर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वाले के साथ, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगी, ये यानी कि VBM प्लस n-1 इंटू आर इंटू I1 माइनस n-1 इंटू आर डॉट में डेल्टा IB। डेल्टा IB कहाँ से आया है, देखिए डेल्टा IB यहाँ से आया है, ये डेल्टा IB इसी को कहा हमने, ठीक है। ये जो डेल्टा IB इसके बराबर है, ऊपर वाली IBMX माइनस IBMN के बराबर है, और यहाँ पे नीचे इसको हमने लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये नीचे हमने लिखा भी हुआ है कि डेल्टा IB
इजिकल्स टू आई बी एम एक्स माइनस आई बी एम एन, यानी कि आई बी एम एक्स क्या है, मैक्सिमम लीकेज करंट, और एम एन क्या है, मिनिमम लीकेज करंट। तो इसी एक्सप्रेशन को और देखिए, तो अब देखिए आप जानते हैं कि वी बी एम एन किसके बराबर है, आर वन आर इंटू आई वन। तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, जहाँ पे आर वन है यानी कि ये है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, वी बी एम एन रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम इस चीज़ में सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देखिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, वी एस बराबर वी बी एम। अब वी बी एम कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर वन की जगह क्या रख देंगे, वी बी एम रख देंगे। तो इस आर वन की जगह हमने क्या रखेंगे, वी बी एम रखेंगे। तो इस आर वन की जगह हमने वी बी एम रखा तो यहाँ पे आ गया वी बी एम, ठीक है। और एज इट इज़ पूरी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ लिख दिया है माइनस। तो वी एस बराबर, देखिए इस एक्सप्रेशन से आपको ये चीज़ प्राप्त होगी, वी एस बराबर वी बी एम प्लस एन माइनस वन इंटू वी बी एम, यानी कि जो ये आर वन है उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया, वी बी एम आ गया। और बाकी की जो चीज़ है वो सेम है, माइनस एन माइनस वन आर डॉट डेल्टा आई बी। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ चुकी है। अब देखिए इस वाले टर्म को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये नीचे वाली एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा, वी एस बराबर एन इंटू वी बी एम। एन इंटू वी बी एम कैसा आया, देखा आप जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पे वी बी एम और वी बी एम कैंसिल हो जाएंगे, वी बी एम माइनस वी बी एम कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, एन वी बी एम बचेगा। और बाकी की जो चीज़ वो एज इट इज़ सेम आ जाएगी, यानी कि इस एक्सप्रेशन से ही हम नीचे पहुँचे यहाँ पर। जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आप आर के लिए, तो आपको आर का मान क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ये दिखाएगा। तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा, एन इंटू वी बी एम माइनस वी एस अपॉन एन माइनस वन डेल्टा आई बी। तो ये आपका रेजिस्टेंस आर का मान होगा जो आप सीरीज़ में, सीरीज़ कनेक्शन ऑफ एस सी आर जब करेंगे तब प्रत्येक एस सी आर के पैरेलल में लगाएंगे, जिससे प्रत्येक एस सी आर पर इक्वल वोल्टेज आरोपित होगा स्ट्रिंग का। तो ये था हमारा सीरीज कनेक्शन ऑफ एस सी आर में केवल स्टैटिक इक्वलाइजेशन के लिए लेक्चर। नेक्स्ट ई लेक्चर में मैं डायनेमिक इक्वलाइजेशन की बात करूंगा, और उस लेक्चर में मैं आपके लिए इस प्रथम लेक्चर की ई लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।